Hello students, how are you? Today we will talk about law of mass action and rate law. ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे से ये क्लियर कर पाएंगे। आपका काम सिर्फ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखना है ना, कंसंट्रेशन से देखना है। अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ एंड तक बनी रहती है, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपकी कंसंट्रेशन एंड तक है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी के साथ मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो क्या लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन में? दिस लॉ वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे, है ना। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो लॉ है ये किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया था। अब ये लॉ कहता क्या है? तो लिखा है दिस लॉ स्टेट्स दैट the rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants with each term raised to the power of its stoichiometric coefficient, है ना। अब यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए ये एक रिएक्शन हमने कंसिडर की, ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ए के आगे जो स्मॉल ए लिखा है और कैपिटल बी के आगे जो स्मॉल बी लिखा है, तो ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के क्या हो जाएंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएंगे, है ना। जैसे कि H2 प्लस Cl2, ये क्या दे रहे हैं? क्या रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? 2HCl का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि हमने क्या सपोज कर लिया? 1, है ना। H2 और Cl2 के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि इनके आगे 1 है। तो यहाँ पर H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा 1 और Cl2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, तो यही होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके आगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने 1 सपोज कर लिया, 1 होता ही है ना। तो यहाँ पर ये जो A और ये जो B है इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएंगे A और B। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया था, ये अब क्या कहता है हम समझते हैं। ये कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना, कि जो मोलर कंसंट्रेशन होती है या जो एक्टिव मास भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। इसके अंदर अगर ए है तो ये ए की मोलर कंसंट्रेशन हो गई, और अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी लिख दिया तो ये बी की मोलर कंसंट्रेशन हो गई। अब ए और बी ये जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इनके ऊपर जो पावर होती है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया, और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो ये हमने बी लगा दिया इसके ऊपर। तो बस यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लिखा है दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, है ना, डॉट यानी कि प्रोडक्ट है, या मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, ए की और बी की मोलर कंसंट्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ ईच टर्म रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, ए और बी। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने ये लगा दिया ए और ये लगा दिया हमने बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ए की पावर ए और मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर बी, और यहाँ पर ये डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो बराबर में आया एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? लिखा है वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट, जिसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर रेट कांस्टेंट के बारे में।
ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा उसकी जगह एक कांस्टेंट आया और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो आई थिंक गुल्डबर्ग और वागे ने जो रूल दिया था, जो लॉ दिया था, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये लॉ क्या कहता है कि जो एक्टिव मास होता है या जो मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उनके पावर जो होगी वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। मतलब सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हमने यहाँ पर इसकी पावर लगा दी तो वो हो जाएगा गुल्डबर्ग और वागे का रूल। बट ये जो कॉन्सेप्ट था ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं दिया था। उन्होंने बोल दिया कि भैया H2 और Cl2 इनके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने, तो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो गई, तो इसकी पावर में हम क्या लिख देंगे, ये तो हो गया H2 का एक्टिव मास और ये हो गया Cl2 का एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो अब ये तो हो गया प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लगा दिया, इसकी पावर में हमने 1 लगा दिया, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है तो इसकी पावर भी 1 हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं कहा था, है ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में लगा दो, बस, है ना। बट जो रेट लॉ हम आगे पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं कहता है, वो एक्सपेरिमेंटली चलेगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइज अब हम रेट लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेट लॉ एक्चुअल में है क्या, है ना। इसके पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं रेट लॉ। इसमें लिखा है डेफिनेशन में, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन द terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये लिखा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X डॉट B टू द पावर Y। अब यहां पर देखिए हम पहले लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कर रहे थे, A टू द पावर स्मॉल a लगा रहे थे और B टू द पावर स्मॉल b लगा रहे थे। बट यहां पर हम A की पावर में X लिख रहे हैं और B की पावर में Y लिख रहे हैं। तो ये फंडा क्या है भैया, ये है क्या? तो यहां पर मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि जो रेट लॉ एक्चुअल में है वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है, किसके थ्रू दिया जाता है, ये दिया जाता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है रेट लॉ। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर गुल्डबर्ग और वागे ने क्या कह दिया था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसकी पावर में लगा दीजिए, तो बस वो गुल्डबर्ग और वागे का रूल हो जाएगा। बट यहां पर जो रेट लॉ होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये किसके थ्रू पता चलेगा हमें, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है कि द रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। अब यहां पर लिखा है वेयर X एंड Y में और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A एंड B ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कि यहां पर ये जो X और Y जो यहां पर पावर लगाई है हमने मोलर कंसंट्रेशन A एंड मोलर कंसंट्रेशन B की, तो ये X एंड Y इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A एंड B के। ठीक है, तो आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो चुका है कि ये रेट लॉ एक्चुअल में है क्या चीज। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट लग गया K, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो आई थिंक ये जो रेट लॉ है ये भी आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन भी आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।